अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पाकिस्तान की तरफ से ईरानी हमले के मौसर जवाब के बाद ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान दो बिरादर इस्लामी ममालिक हैं, दो तरफ़ा तल्लुकात में किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ चीन ने सालिसी की पेशकश करते हुए दोनों ममालिक को कंस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का मशवरा दिया है। क्या कमेंट करेंगे इस पर? कमेंट क्या करना है, मैं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है मैं सोच रहा हूँ कि अजीब व गरीब तरह का ही हमारा सिलसिला है। तीन पड़ोसी हो गए। हिंदुस्तान के साथ तो खैर बात समझ में आती है डे वन से, उसके बाद अफ़गानिस्तान, अब ईरान। लेकिन बहरहाल जो चीन ने वाकई दोस्ती का हक़ अदा किया है, जो सालसी की पेशकश की है। देखो, ज़िंदगी में अफराद हों, अक़वाम हों, ये तहम्मुल, तजम्मुल, तवाज़ुन, इत्तदाल, मेयाना रवी, ये बहुत ज़रूरी है। और मतलब बिरादर तो हम करते रहते हैं, तो लेकिन हमसाया अपनी जगह पे एक और तरह की रियलिटी है। मेरा ख़्याल है जब हुजूर ने हमसाया के हकूक़ की बात की, तो मेरा ख़्याल है जो हमसाया ममालिक होते हैं उनको भी ज़िम्मेदारी। लेकिन बेसिकली बात सिर्फ एक है कि ये सालसी वगैरह वाली जो बात की गई है चीन की तरफ से, और अवाम हमारे थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि नहीं, ज़रा धीरज भाई, ऐसे नहीं होता। चूँकि हमने अवाम को पाला ही जज्बात पे, हमने उनकी तरबियत नहीं की, उनको तालीम नहीं दी, उनको हर मामले में हमने जज्बाती तौर पे उनका इस्तेहसाल किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है। एक वैसे नीम खानदा ऊपर से जज्बातियत भरी हुई है, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखें कि 2 वर्ल्ड वॉर्स, उनका इख्तिताम भी बातचीत पर ही हुआ है। तो जंगें आजकल के ज़माने में, और वो भी ईरान जैसे पड़ोसी के साथ, बहरहाल ये बेसिकली बहुत अफसोसनाक है सूरत हाल जो भी है। इसको तहम्मुल से, बुर्दबारी से हैंडल किया जाना चाहिए। हम तो वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा ही। इसलिए इस पर मैंने क्या तबसरा करना है सिवाय इसके कि अफसोसनाक है सूरत हाल जो भी है। यकीनन। अच्छा साहब, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नून लीग ने नया बयानिया तैयार कर लिया है, अच्छे दिनों के आगाज़ को वोट फिर नवाज को। इस पर क्या तबसरा करेंगे? और पुराना बयानिया भी जहन में रखें, वोट को इज्जत दो। कुछ भी नहीं, ये बुरे दिनों को आवाज़ दो वाली बात है। ये देखो, डे वन से ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये कारोबारी से लोग हैं, धंधे के लोग हैं। डे वन से लूट मार। अब ये मैं आज एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था नवाज शरीफ की कि डॉलर यूँ ना होता तो बेरोज़गारी यूँ ना होती। ये तेरे चंद से भी नहीं मुकने में आ रहे हैं, शेर आटा खा गया, ऐसी सुर्खियाँ तुम्हारी हुकूमत में लगती रहीं। तो इस तरह के बयानिए, ये अजीब मुझे लगता है को मस्खरा है जिसने ये बनाया है। अच्छे दिनों के आगाज़ को वोट फिर नवाज को, व्हाट नॉनसेंस। ये तो इस तरह की ये बयानिया नहीं है, आप गलत कह रहे हो। बयानिया क्या है इसमें? ये घटिया किस्म की नारेबाजी है, और लौंडे लपाटे इस तरह के नारे गलियों में हमारे यहाँ लगाते रहते हैं। अच्छा, तो वो तीर का ना तलवार का, वोट शाहबाज का ना नवाज का, नवाज साडा आवे ते पावे ते खद्दा खावे थे, ये तो वो। और मैं रिसेंटली, मुझे कल की बात है, ये परसों की, मुझे 2-3 जलसों में इनकी नून लीग की लीडरशिप के साथ लोगों की अवामी सतह पे जो बेइज्जती दिखाई दी है, मुझे दुख हुआ। क्या है ऐसी बात? देखो, बात सुनो, ज़िंदगी में वो सादगी से बचो। एक रवैया है, आप सुनते हो गई है, कभी ज़िंदगी में सुना होगा या आइंदा कभी सुनोगे। कुछ लोगों का एक एटीट्यूड होता है, आई वॉन्ट इट एट एवरी कॉस्ट, मुझे ये हर कीमत पे चाहिए। ऐसा इंसान बहुत घटिया और नीच होता है, उससे बचना चाहिए। यू ओनली पे द राइट प्राइस। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती हो रही है, और आमने सामने लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद व्हाट इज इट दैट दे वांट? दुनिया का दौलतमंद तरीन आदमी भी किसी दुकान पे जाएगा और दुकानदार उसे कहेगा ये बर्गर $5000 का है, $5000 का, वो थप्पड़ नहीं मारेगा उसके मुंह पे।
हालांकि उसके लिए वो पीनट्स भी नहीं है। इट इज़ एन इंसल्ट। याद रखना, बावकार आदमी, जो इंसानी ख्वाहिशें ज़रूरतें होती हैं वो बिल्कुल ठीक है, नॉट एट एवरी कॉस्ट। हर चीज़ की एक जायज़, एक रीजनेबल कीमत होती है, उसमें ज़िंदगी अता कर दे, मेहरबानी नहीं हर कीमत पे, यानी जिल्लत पे। उसकी वजह है, ये धंधा है, ये कारोबार है इनका, ये इस पैकेज का हिस्सा है कि औरतें सामने खड़े हो के आपको बद्दुआएं दें और बुला भरा कह रही हों और आप सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हों। सो ये नवाज शरीफ के तो चेहरे पे लिखा है इलेक्शन का हकीकी रिजल्ट। आएगा क्या मैं नहीं जानता। इलेक्शन का असली नतीजा नवाज शरीफ के मुंह पे पढ़ लो। अगर अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में कुकरे नहीं डाले, तुम्हारी से मुराद बेटा आपकी बात नहीं कर रहा, किसी की आंखों में, तो ये क्या है, ये बयानियां नहीं है, ये घटिया किस्म का स्लोगन है जो अब नहीं चलेगा। चलेगा तो फिर पता नहीं क्या चलेगा। ये छोड़ो, ये बयानियां दिया है, इनका क्या बयानियां है। पर हसन साहब दूसरी तरफ पे झूठ बोले जा रहे हैं जी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से पेशगोई की है कि नवाज शरीफ हार कर फिर लंदन भाग जाएगा। अच्छा, मेरी पेशगोई इसके उलट है कि जीत भी जाएगा तो लंदन भाग जाएगा। चलो वाह। ओ भाई, ये आते हैं यहाँ पावर वेकेशंस मनाने। ये मुल्क इन लोगों ने हुकूमत के लिए रखा हुआ है, इनका सब कुछ बाहर है। याद रखना, ये जो अरबों खरबों की चंद अरब खरब की यहाँ इनकी वर्थ है पाकिस्तान में, ये ऐसे ही है जैसे आप दोस्त का एंटेना इतना सा नजर आ रहा होता है, सारी ज़ेर ज़मीन होती है। सारा कुछ इनका बैरून मुल्क है। जब तक ये बटेरा इनके पाँव के नीचे आता उता रहेगा, ये उसको मधोलते रहेंगे, उसको खाते रहेंगे, उसका सूप पीते रहेंगे, तब तक ठीक है। अदरवाइज मार्क माई वर्ड्स, ये खानदान यहां नजर नहीं आएगा। वंस दे नो कि इट इज ओवर, हमारा सियासी जो हमारा वो लगा हुआ था, एक लॉटरी टोला एक लगा हुआ था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद तुम देख लेना, सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ नहीं आया करेंगे। इनका तो सारा कुछ बाहर है। और वैसे भी आजकल लंदन में दर्जा हरारत आपको पता ही है, तो इसलिए ये छोड़ो। वो जीते हारे मुस्तकबिल इनका पाकिस्तान में नहीं है, चूँकि इनका पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं। जो गरीब गुरबा है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके नज़दीक ये पाकिस्तान में इनके एसेट्स बड़े हैं, अरबों में हैं। वो तो कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ लपेट लपाट के बेच बांट के एक आध को निशानी रख लेंगे। यहाँ जो इन्होंने एक अपना ख़ानदानी कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की है, हालांकि ख़ानदानी कब्रिस्तान सदियों में बनते हैं जाके, एक दो कब्रों से ख़ानदानी कब्रिस्तान नहीं बना करते, और उनकी अहमियत भी कोई नहीं होती। कभी गौर करो, नींद उड़ जाती है। ज़हीरुद्दीन बाबर, मुगलिया सल्तनत का बानी, उसके बाप की कब्र फरगना में, बाबर की काबुल में, हुमायूं की दिल्ली में, अकबर की वो दरमियान में कहीं, आगरा और दिल्ली के दरमियान है कहीं, जहांगीर की यहाँ, औरंगजेब की वहाँ। वो कख भी नहीं है, कब्र कहानी है सारी। देख लो, अच्छे खासे हंसते खेलते लोग, एकदम इतनी सी खबर आती है, कहानी ख़त्म, याद ही कोई नहीं होता। तो इसलिए छोड़ो इनको, ये चले जाएंगे, यहाँ रहें वहाँ रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। अवाम कहाँ है? जहाँ 75 साल पहले थे उससे बदतर हालत में। बस मेरे लिए दिस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। जी हसन साहब, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं कि कैसा शेर है जो घर में छुप जाता है, दूसरों को कहता है मेरे मुखालिफ को जेल में डालो, उसका इंतखाबी निशान छीनो, हम शेर का शिकार करके चौथी बार वजीर आज़म नहीं बनने देंगे। अच्छा यार, बिलावल भी पता नहीं है, ये सबका मेरा ख्याल है कि इनका एक ख़ास तरह का लेवल होता है पॉलिटिशियंस का। बिलावल इज़ अ लॉट बेटर, मेरा ख्याल है जितनी भी लॉट है उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, एक लेगेसी है। लेकिन फजूल बात है भी, वो शेरों की तो कई किस्में। सर्कस में जो करतब दिखा रहा होता है वो क्या होता है? उदी अपने ट्रेनर ना गल हो गई होंगी है बस। अच्छा,
इस तरह जो चिड़िया घर में होता है वो क्या होता है? एक जंगल का शेर होता है, वो जाहिर है वो तो और तरह की कहानी है। अच्छा, एक और शेर होता है जिसे हनूत शुदा शेर कहते हैं, स्टफ्ड। जैसे लोगों ने घर में हिरन उरन नहीं रखे होते हैं, उसमें भूसा भासा भर के आता नहीं शेर। अच्छा, यही शेर कल साइकिल होता था IDI के ज़माने में लाहौर में, मतलब क्लाउन्स की तरह, जैसे जोकर्स नहीं होते, बहुत बड़ी इस कमरे की छत से ऊंची साइकिल। मुझे आज तक याद है, वो चला रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं लोगों को वोट बटोरने के लिए। तो शेर शेर देखो, बात सुनो, मुंह उठा के कह देते हैं तारीख में कुछ है। हमारे यहाँ शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजह आती है ना समझ, खंदक के मुकाबले और ये, और वो याद करो तो समझ आती है ना। अच्छा, शेर मैसूर, उसने नहीं खुद को कभी शेर कहा था, वो शेरों को एडमायर जरूर करता था, लेकिन ही नेवर क्लेम्ड कि वो कोई शेर है, वो बंदा था। अच्छा, शेर मैसूर टीपू सुल्तान या फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बंदा जो इज्जत करता था किसकी, रिचर्ड द लायन हार्ट, तू की कारोबारी ये वो। लेकिन दूसरी तरफ जमहूरियत हमारी इस हद तक ही है कि किसी पोलियो ज़दा आदमी का नाम शेर खान रख दो, किसी पैदाइशी नबीने को नूरदीन कह दो, तो उस पर ज़ाहिर मुकदमा तो नहीं कर सकते आप। ये जितनी फजूल तरह की बातें, शेर आ गया, शेर चला गया, ये वो वगैरह। लेकिन एक मेरी एक फीलिंग है कि बिलावल जिस तरह लगा हुआ है, शायद लाहौरियों के या पंजाब के लोगों के दिल मेल्ट हो जाएं। इनके मौजूदा जो इस वक्त जो एक्टिव हैं, इनके बुज़ुर्गों ने तो सौदे कर लिए ना इनके साथ, इन्होंने ख़जानों के मुंह खोल दिए। को ज़ाती नहीं, ज़ाती इनके पास क्या था, इन्होंने पंजाब के वसाइल लूट के, लाहौर के वसाइल लूट के, पंजाब के लूट के इन्होंने मुल्क पे कब्जे किए हुए हैं। सबको सब कुछ पता है। अब मुझे लगता है जिस तरह डेस्परेटली बिलावल लगा हुआ है, शायद लोगों के दिल जिसे कहते हैं ना थॉइंग, पिघलने शुरू हो जाएं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। चलें, ठीक है। अच्छा साहब, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ने PTI को जो निशानात अलॉट किए हैं उनमें बकरी, चिमटा, बोतल, बैंगन, गोभी, जूता, फ्राई पैन, चैनक, ढोल, प्याला, अंग्रेजी हर्फ के, हारमोनियम, हुक्का, डाइस, जहाज, मीनार, कैटल, टॉवर, बेंच, चारपाई, लैपटॉप, रेडियो और फ्रिज शामिल हैं। क्या कहेंगे इस बदयानती पे? इन्हें क्या कहना है भाई, अवाम को मुफ्त की एंटरटेनमेंट मिल रही है, उनको अपने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तो दुनिया की तारीख में इस तरह की कॉमेडी मैंने नहीं देखी। तो इसमें से क्या निकालना और इन पे तबसरे करना, इसको एंजॉय करो। मैं पाकिस्तान की जमहूरियत इसी तरह की है। मतलब 32-33 साल तबाह कर लिए अपनी ज़िंदगी के, ये कहते हुए कि लोगों होश करो, ये जमहूरियत नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान का। देखो, मैंने पहले भी आयशा बख्श वाले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भाई मुश्ताक यूसुफी, कर्नल शफीकुर रहमान जो बतौर जनरल रिटायर हुए, कर्नल मोहम्मद ख़ान, ज़मीर जाफरी हमारे बड़े बड़े मज़ाह निगार हैं, लेकिन मज़ाह निगारी में हमारे इलेक्शन कमीशन ने इन सबको मात दे दी है। तो जस्ट इन्जॉय, और क्या हो सकता है, अवाम क्या कर सकते हैं? हंस के मर सकते हैं, ये भूख से मर सकते हैं। वो दो तीन ही तो चॉइसेस हैं उनके पास। चिमटा मेरे जहन में और भी हैं 2-4, लेकिन जाहिर है मुझसे कौन पूछेगा। लेकिन हसन साहब, वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जो निशान अलॉट किए हैं वो इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर इतने बुरे नहीं है तो भाई गले में लटका लो, चिमटा हाथ में पकड़ लो, ढोल गले में लटका लो, बैंगन मुंह में फंसा लो। मतलब क्या है ये, इतने भी बुरे नहीं हैं। बुरे अच्छे की बात नहीं है। इन्नमल अमाल बिन्नियात, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इसके पीछे मोटिव क्या है। ख़त्म। अच्छा बुरा तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता, उसका इस्तेमाल होता है। शैतान का भी इस्तेमाल है, ये याद रखना। शैतान के मुंह पे थूक दो, इस्तेमाल है उसका। उसे कहो नहीं तेरी नहीं सुननी, तो हर चीज़ का इस्तेमाल है, अच्छा बुरा। जी बहुत खूब। आगे चलते हैं साहब, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने PS 76 से उम्मीदवार माशूक अली की इलेक्शन ट्राइब्यूनल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तनबीह की कि तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता, जाओ हलाल कमाओ और बच्चों की बेहतर तरबियत करो, इलेक्शन लड़ना अच्छी चीज़ नहीं। सुभान अल्लाह,
ये मेरे टूटियाँ शूटियाँ ना लगी होती, मैं खड़ा होकर, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस सिंध को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत बयान की है, खुदा की कसम। क्या तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता? और ये क्या है, देखो जरा, 3 बार का वजीर आजम क्या कहता है, मुनीर नियाज़ी कौन है? ये कौन है? US नू आस पढ़ने वाला, ठीक है। बाकी शमशाद साहब का वो इंटरव्यू सुन लो, फॉर्म भरना इन्हें भी नहीं आता। ये है नंगी हकीकत, जाओ हलाल हलाल कमाओ। ये चीफ जस्टिस ने कहा, हलाल खाना है जिसने वो यहां आएगा। वो यार ये इतने ईदी कहां से आ गए? मैं हमेशा सोचता हूं परवरदिगार कितनी बड़ी जिल्लत है, दर दर जाके हैं तो भिखारी। अब रोटी रोजी को 100, 50, 500 का नोट मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो, वोट मांग रहे हो, मांगते हो तुम, और बदतरीन और भयानक और गलीज तरीन मांगते हो, जिन्होंने फिर इस भीख की आड़ में बाद में उन्होंने लॉटरी निकालनी। अच्छा हलाल का ये कहा उन्होंने, तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता। ये वोट को इज्जत जो है ये इनको आता है। मैंने तो कहा था, किसी हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं, जो बैठे हों, अचानक 5000 किस्म का, 1000 किस्म का, 500 किस्म की पर्चियाँ डालो मुख्तलिफ उन्वानों की, जो पर्ची निकाले वो उस पर तकरीर करें, एक्सपोर्ट, बस ख़त्म हो गई बात। नहीं आता इनको भी नहीं आता। जाओ हलाल कमाओ। हलाल जिसने कमाना है उसने यहाँ आना है। अच्छा, बच्चों की बेहतर तरबियत करो। क्यों? याद रखना, जिस माशरे में बदी के शेड्स, शर के शेड्स गालिब हो जाएं, फिर वो इस तरह के गलीज और गंदे लोग नौजवान नस्लों के रोल मॉडल्स बन जाते हैं। किसी को बच्चों की बेहतर तरबियत करके बच्चों को मरवाना है, लेकिन बात उन्होंने कमाल की, इलेक्शन लड़ना अच्छी चीज़ नहीं। क्यों होए? वो तेनू की तकलीफ है? हलाल तो वहाँ है ही नहीं। सही। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा ये सारा कुछ करे तो सारे का सारा हराम है। ये जो प्रोटोकॉल, ये वो पर्क्स, प्रिविलेज, ये सारा कुछ, ये सारा हराम है, सारा हराम है हुजूर। तो ये कमाल, सल्यूट पेश करता हूं मैं उनको। 33 साल से लिख रहा हूं, इनको ये सब पे अप्लाई होता है। कुछ शायद 2, 4, 5% लोग होंगे हमारी पॉलिटिक्स में जिनका कोई पढ़ने लिखने से कोई वास्ता होगा, अदरवाइज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो पता नहीं, ये 2-3 लफ्ज़ बताए शमशाद साहब ने, ये वज़ीर आज़म पूछता है, इसका की मतलब है? ये तो हाल है, तो सबका यही हाल है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, और क्वालिफिकेशन है ये, क्या तुम्हें तो फॉर्म भरना नहीं आता? ये क्वालिफिकेशन है। ये मुल्क जहाँ पहुँचा है बज़ाते खुद इस बात की गवाही है ना, इनमें कोई डिसिप्लिन है। वो क्या, अच्छा देखो कैसी अजीब बात है, 2 मुहावरे पंजाबी के मैंने नहीं बनाए। मज्जां दियां भैणां हुंदियां, मझ मासूम जानवर है ये वो। दूसरी तरफ क्या होता है, कुत्ता कुत्ते दा वैरी हुंदा है। अब इस पे गौर करो, हैं दोनों जानवर। भैंस बेचारी जो है वो दूध देती है, उसके गोबर से उपले बनते हैं। उपलों से एक ज़माने में लोग पता नहीं चूल्हे या जो भी वो करते थे, उसको आग का एक ज़रिया था वो सारा। फिर उसकी खाल इस्तेमाल होती है, दूध के बाई प्रोडक्ट्स ख़त्म होने में नहीं आते। मज्जां तो मज्जां दियां भैणां हुंदियां। मुझे बताओ कुत्ता कुत्ते दा बैरी क्यों है? दोनों मुहावरे मैं बनाए। ये अजीबो गरीब मखलूक है, ये गंदी मखलूक है। हमने चूँकि उनके दिए हुए रेलवे से लेके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ तक, उनके दिए हुए नहरी निज़ाम से लेके उनके दिए हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस तक, ये सब हमें भीख में, खैरात में बतौर बख्शिश मिला। जमहूरियत भी ले ली, ना अपना पता आगे का, ना पता, ना पीछे का, ना लेना ना देना। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में उठा के देखो कितनी का जमहूरियत। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ जो आप पे जचती हो वो मुझ पे भी जचे, या जो आपको सूट करती हो मुझे भी सूट करे। हमारे पंजाबी का मुहावरा है, पता नहीं शायद मैं गलत ना बोल जाऊँ, किसे नू माँ न रोए किसे नू माँ बादी, कोई इस तरह का मुहावरा है। नहीं करती सूट, भाड़ में जाओ।
गोरों के नकाल। रेलवे स्टेशन का करो तर्जुमा, तुम्हारा कुछ होगा तो करोगे ना। कार को, मोटर को, इंजन को क्या करोगे? इंजीनियर का तर्जुमा मिस्त्री करोगे। मिस्त्री तो बेचारा ये अजीबो गरीब है। डोमिसाइल का तर्जुमा तवत्तन, और जाओ किसी रिक्शे वाले से पूछो, बता देगा डोमिसाइल क्या होता है। तवत्तन किसी फिलोसोफर से पूछो, उसको भी नहीं पता होना। एम ही झूठ पे जिंदा लोग, अपना पल्ले कख नहीं है। तोपें चलाएंगी बड़ी, शहरों के नाम मोहल्लों के नाम तब्दील कर देंगे। लाओ तब्दीली आई है, आगे चलो यार। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक टीवी इंटरव्यू में एतजाज अहसन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीटीआई को जो नुकसान हुआ सो हुआ, मगर 2 करोड़ वोटरों को उनके हक के राय दही से महरूम कर दिया गया है। अच्छा देखें, मैं एतजाज साहब से मेरा बहुत प्यार मोहब्बत है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन उनकी इस बात से मुझे रत्ती बराबर इत्तेफाक नहीं। पहले तो मेरा एक शेर सुनो, ठीक है? मैंने शायरी संजीदगी से की होती तो मुझे बड़ा बेहतर होता, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिला। शेर सुनो। सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है, ये वो मुल्क है। सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। वो किनकी राय की बात कर रहे हो यार? जिस बंदे को कहते हैं ना जी, ये चांद देखो कितना खूबसूरत है, वो कहता हाँ बिल्कुल रोटी की तरह। इस कैफियत में मुब्तला जिनको अगले वक्त का नहीं पता, जिनका न को आगा ना पीछा, ना जिनकी इज्जत नफ्स है, ना उनको कोई प्रोटेक्शन है, ना उनका कोई रोटी रोजगार है, मेरी समझ से बाहर है। राय किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कीमती तरीन चीज़ होती है। माय ओपिनियन, माय ओपिनियन। ओपिनियन किसकी होगी? जिसके पास और है ही कुछ नहीं, उसके पास राय भी नहीं होगी। उसको खरीद लो, उसको टेम्पर कर लो, उसको ज़ात बरादरी का तड़का लगा दो, उसको उसके आगे वो कीमे वाले नान फेंक दो। क्या हक्के राय दही? कौन सा हक्के राय दही? वो फॉल ऑफ ढाका उनका केस से शुरू होकर यहाँ तक आ जाओ, वो पता नहीं यार, आई डोंट नो। या मैं चूँकि अकेला हूँ इसलिए मेरे ही दिमाग में कोई खलल होगा कि जो 32-33 साल से एक बंदा कह रहा है ना इस मुल्क में जमहूरियत है, ना कोई इलेक्शन है, ना कोई वोटर है, ना सियासतदान है। अरसा हो गया, पता नहीं यार, ढिटाई तेरा आसरा, किसी को समझ ही नहीं आती बात। मैं इसके अलावा मैंने पूरा जोर लगाया है मैं खुद को कायल करूं। एक बहुत बड़ी नौटंकी है, ड्रामा है, ढोंग है, फ्रॉड है, नजरबंदी है। कहते हैं ना वो अच्छा हिप्नोटाइज्ड हैं लोग, मस्मराइज किया हुआ है इनको। ये वो देख रहे हैं जिसका वजूद नहीं है। मतलब ये क्या है? कौन लोग हैं? पता नहीं, आई डोंट नो। इनको हक्के राय दही इनसे। अच्छा फिर एक और बात है, हक्के राय दही से महरूम। वो जो चीज़ 3 वक्त चाहिए दिन में, ये तो उससे भी महरूम है। हक्के राय दही तो आता है 5 साल के बाद, उसको तो मारो गोली। हक्के राय दही क्या? जिसको काले चिट्टे का फर्क नहीं पता, जो आज भी खुद को फिदवी लिखता है, अपना पेट काट के जिनके पेट भरता है, जो थानों में बैठे हैं तोंते निकाल के, फिदवी लानत। 75 साल की नाम नेहाद आजादी, अल-आरिज, ताबेदार, फरमाबरदार। ये शहरी, इसकी राय लेके क्या करना है आपने भाई? नहीं आप मुझे बताओ मरीम। मैं एतजाज भाई से तो ये पूछने की जरूरत नहीं कर सकता। मैं उनको बहुत हाई रेट करता हूँ, कोई शक नहीं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जितनी भी हैं हमारी तारीख, खुद में वो सफ़े अव्वल के आदमी हैं, इंटेलेक्चुअली साउंड हैं। सिर्फ बहुत बड़े वकील ही नहीं, एक बेहतरीन ख़ानदान के फ़र्द ही नहीं, वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, वो बहुत मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। लेकिन मुझे बताओ, जिसके पास, जिसको हर महीने बच्चे की फीस चाहिए,
नहीं है, जिसको हर महीने खौली का, घर का नहीं कह रहा, खौली का किराया चाहिए, उसके पास वो भी नहीं है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसके पास माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास 3 वक्त प्रॉपर खाना नहीं है, अच्छा उसके पास अगर हक़्क़े राय दही नहीं होगा तो कौन सी क़यामत आ गई भाई। खैर है, चलो। हसन साहब, पर दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जमहूरियत को दीवार में चुन दिया। यार क्या गौहर अली खान साहब, अब जमहूरियत को दीवार में चुन दिया है, कोई अनारकली है? और ये कोई अनारकली है? मुग़ल आज़म के कहर का शिकार अनारकली दीवार में चुन दी गई तो कहानी ख़त्म हो गई। ओ भाई, ये मरदूद जमहूरियत, अगर जमहूरियत है तो दीवार क्या, ये तो कब्र फाड़ के निकल आएगी, लेकिन ये है ही नहीं। देखो पिछले सवाल ये अल्लाह पाक ने कैसा कर्म किया, कंटिन्यूटी में वही बात आ गई। देखो ये जमहूरियत की लाश है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मैंने अपने होशो हवास में नहीं देखी। कितनी बार कहूं ये बात आपको मरियम, लोअर मिडिल क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास तक के बच्चे क्या कहां नहीं पहुंचते, मुझे बता दो। सिविल सर्विस में, फौज में जर्नैल भी बनते हैं, ब्रिगेडियर ये वो वगैरह, ACDC शे वो जज शज भी बन जाते हैं, शायर, अदीब, खिलाड़ी, पेंटर है को सादकैन जैसा, शाकिर अली जैसा जना इन्होंने कभी? ये जिनको तुमने जमहूरियत का ठेका दिया हुआ है, इन्होंने कभी कोई ढंग का बच्चा पैदा किया? बताओ, एक सादकैन जना हो इन्होंने, चपड़ के नातियों ने को मंटो पैदा किया? खुदा का वास्ता यार, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? जेड़े बच्चे जम जम के ढेर लाई जा रहे हैं उन्होंने जो एक भी नहीं आंदा आगे। ये क्या चक्कर है भाई? ये जादू नगरी नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये ठगी नहीं है, तो क्या है? या मुझे समझा दो कोई। ये जेड़ा उठता हो कहने मैं डेमोक्रेट हूं, तू बड़ा अच्छा डेमोक्रेट है, मैं भी है, पर है किथे? ये जलपरी पाई किथे जाती है? बकवास। यानी स्वीपिंग मेजॉरिटी में जो तबका है उनका कभी कोई बच्चा मैंने तो नहीं सुना कभी। वजह ये फ्रॉड है। ओए होश करो, अकल करो, ये दुश्मन है तुम्हारे। या तो कोई कोटा छोटा बात सुनो। हर एक की अपनी अपनी ज़रूरतें और ये और वो वगैरह वगैरह होता है। जिसको 2 टांगें हैं पूरी, उसको लकड़ी की या दूसरी टांग की ज़रूरत नहीं है। हमें है तो हमें लगवा लेनी चाहिए। पाबंदी लगाओ कि अपने एहसास डिक्लेयर करो। ये कोई इनका आगा पीछा यार। तुम ड्राइवर नहीं रखते, 2 टके की गाड़ी ना कहीं ठोक दे या और को नुकसान ना कर दे। घर में बावर्ची नहीं रखते जब तक उसका इम्तिहान नहीं लेते कि इसको बनाना भी आता है बदबख्त को। तुम घर में अगर कोई अपना गार्ड रखते हो, उसका कुछ हजरा नसब, उसका आगा पीछा, भाई तेरे पास कोई वेपन है या हमारे पास है तो चलो ये ले लो, तुम्हारा कोई तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है? कुछ भी नहीं। अच्छा ये उनकी ज़रूरत नहीं होगी, हमारी है। ऑल्टर करो। तुमने ठेका लिया हुआ है कि उनकी हर चीज़ को मुंह मारना है एज इट इज़, उसमें तरमीम कर लो। लेकिन नहीं, लंडे के कपड़े पहनने हैं और ऑल्टर भी नहीं कराने। यानी मैं 5.5 फुट मेरी हाइट है, मैं 6.25 फुट के गोरे का सूट पहनूं तो मैंने किसी गटर में ही गिरना है अगर उसको छोटा कराए बगैर, ऑल्टर कराए बगैर पहनूंगा। ये है जमहूरियत तुम्हारी। इस दलील का जवाब दो मुझे। महरूम तबकात या मैं कहा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक के बच्चे किस किस मैदान में उन्होंने नाम नहीं बनाया मुझे बताओ। 75 साल में उन्होंने तो इज्जत बनाई है। ये डॉक्टर ये जो कदीर खान थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज, ये इन्हें दी फाउंड्री सी। कोई खुदा का खौफ करो। हमारे सारे राइटर्स उठा के देंगे, एक कोई है
ये दुकानदारों की औलाद, और कोई नासिर काज़मी, कोई अहमद नदीम कासमी, कोई मुनीर न्यासी। अभी मैंने मुसव्वरों के नाम लिए हैं, खिलाड़ियों के तुमको बेहतर पता है, मैं चूँकि खेलों शेलों से मेरी दिलचस्पी नहीं। साइंटिस्ट देख लो, IT इंजीनियर्स देख लो, जिन्होंने बाहर नाम कमाए हैं वो देख लो। इनको खुदा का खौफ करो। अगर नहीं आती तो फिर जिंदा दीवार में चुन दी जाए, बस बहुत अच्छी बात है। इनको कोई ज़िल्ले इलाही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जिंदा दीवार में चुन दो, जी अगली आंदी है उन्होंने भी तुम दो। कहना ना प्रोग्राम तो बढ़ गया बस। हसन साहब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, PTI के अंदर धड़े बंदी की खबरें बड़े अरसे से आ रही थी। अब रऊफ हसन और शेर अफजल मरवत एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से शेर अफजल मरवत ने कहा कि रऊफ हसन झूठा है, इस जैसे बाबे को चारपाई से या दरख्त से बांधना चाहिए। आपके ख्याल में कौन सही और कौन गलत है? देखो बात सुनो, मैं मरवत साहब का मैंने देखा है, इन दोनों को मुझे खुशी हुई इकट्ठे देख के, बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत। अच्छा, दोनों में देख के मेरे दोस्त बैठे थे, मैंने तबसरा किया। मैंने कहा एक प्रोफेसर लगता है, दूसरा जंगजू लगता है। शेर अफजल जंगजू चेहरे से, अच्छा जैसे तुर्क ड्रामों में नहीं होते वो, उस तरह के फीचर्स, खूबसूरत हैंडसम आदमी। और अच्छा, इनको इकट्ठे देखना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब ये जो बात की है कि ये मरवत साहब को तो मैं नहीं जानता, रऊफ हसन को मैं बड़ा जानता हूँ। ये बड़ी शय, मैं बड़ा मुख्तार सा। ये एक ज़माने में हम पार्टनर्स रहे हैं। ये जनरल सरफराज का घर था नहर पे, वो हमारे पास था। क्रिस्टल कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड वाज द नेम ऑफ द कंपनी। इट वाज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बनाई थी हमने, मैंने, और मुझसे भी ज़्यादा मंसूर ने। अब पूछो, मंसूर, सैयद मंसूर अब्बास, वो कौन, अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे। पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री की रॉयल फैमिली थी, संतोष भाई, संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब, नैयर भाभी, सबिया भाभी, ये संतोष भाई के, दर्पण भाई के सुल्लू भाई एस सलमान, बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो। ये उनके सबसे छोटे भाई। हम इसको ले आए ये सोच के कि भाई हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो बना ली है। अच्छा, मैं राइटिंग लिखना रुकना मुझे माशाल्लाह, मैं धनक के बाद की बात है, तो कॉपी राइटिंग मेरे जैसी किसने करनी थी। इस बंदे को हम ले आए। उसके बाद फिर जो चिरागों में रोशनी रही या ना रही, फिर मैं अगली दफ़ा इस पर तफसीलन रोशनी डालूँगा। ये जो शेर अफजल ने कहा है ना कि झूठा है और इसको चारपाई या दरख्त से बांधना चाहिए, तो ये बाबे वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। रऊफ मुझसे बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं, तो शेर अफजल साहब ने तो मुझे भी बाबा डिक्लेयर कर दिया है। तो लेकिन बहरहाल ये बोल बचन मौकापुरा और बड़ी 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 दिलचस्प बातें हैं यार, छोड़ो। लेकिन 100% शेर अफजल मरवत ने जो कहा, मेरा ख्याल है वो बस ठीक ही समझो। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह बिल्कुल इस बंदे को। ठीक है हसन साहब, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह, ये भी लॉटरी निकली हुई है उसकी। हाँ जी, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म पहले चुन लिया गया है, बाद में इलेक्शन हो रहे हैं। ये तो अक्सर हुआ है, पता नहीं ये एजाजुल हक ने कौन सी छोड़ी है। ये इतने घाक किस्म के बाप का बड़ा ही सादा मासूम बेवकूफ़ सा आदमी है। बंदा पूछे कि जिसकी तरफ तू इशारा कर रहा है वो तेरे अब्बा जी की पैदावार है, मैं की करा। वो कोई शिकवा शिकायत करनी है जाके वो इस्लामाबाद अपने वालिद के उनकी कब्र पे जाके फातिहा भी पढ़ लेना। उसके बाद ये कहना कि अब्बा जी की कर गए हो, मरवाता है, मैं धक्के खांदा फिर रहा हूँ, एहसान फरामोश है तुसी की। अच्छा, और कमाल की बात सुनो, बाप ने एजाजुल हक को नहीं,
नवाज शरीफ को दुआ दी थी कि मेरी उम्र अल्लाह इसको लगा दे, पता नहीं क्या सुंगाया था इन लोगों ने। मैं हैं फनकार लोग, अच्छा तो ये इसकी ये पैदावार है। अब जो लड़ाई के बाद वाला कहते हैं ना थप्पड़ अपने मुंह पे मारना चाहिए, तो एजाजुल्लाह की तो बाकी सारी ज़िंदगी थप्पड़ों में खर्च हो जाए। ये इन्हीं लोगों की तो पैदावार है। शुरू शुरू में साथ सूद भी रहा, फिर जैसे 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 नवाज शरीफ मुस्तकम होता गया वैसे वैसे एजाजुल्लाह बेशुमार लोग फारिग होते गए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब वो पीट रहा है तो भाई तुम्हारा रूहानी और सियासी भाई है, उससे सड़ते क्यों हो? वो फनकार था, तुम सादा आदमी थे, रह गए हो पीछे धक्के खाते फिरते हो। जाओ अपने वालिद की कब्र पे जाके वहाँ जाके शिकायत करो। ठीक है, पाकिस्तान में वोट को इज्जत जाओ लाख आज भी दे रहा है, लेकिन फर्क देख लो, मर तो हर एक ने जाना है। बेशक। अच्छा तो साहब, किसी ने किसी को कहा ना कि नवाब साहब मरते मरते बचे हैं, तो उस बुजुर्ग ने कहा बेटा फिक्र ना कर, बच बच के मरेंगे, वाह, मौत से कौन बचता है। बहुत खूब। बहरहाल एजाजुल आकब आराम करे, सुकून करे। वो एवं जाओ लक मुस्लिम लीग जाओ लक, मुस्लिम लीग भी अजीब, जिन्हें लाई गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ उठ चली। क्या मुस्लिम लीग, ये झंडे झुंडे, मैंने वो सुना है कि भी जिन्होंने झंडे फाड़े उनके खिलाफ मुकदमे। ओए ये कौन सा कौमी परचम है हमारा? फेक किस्म की मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में हर्फ गिनो उतने नहीं हैं जितनी मुस्लिम लीगें हैं। इनकी क्या औकात है? जिदा आगा पिछा नहीं होता मुस्लिम लीग दा जनाजा कट के आ जाता है। क्या है मुस्लिम लीग? साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।